दोस्तों, CSIR नेट फिजिक्स के एग्ज़ाम में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से अक्सर एक ना एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम CSIR नेट 2016 में आई हुई एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। सो द प्रॉब्लम इज अ बॉल ऑफ मास m is dropped from a tall building with zero initial velocity. In addition to gravity, the ball experiences a damping force of the form minus gamma of v, where v is the instantaneous velocity and gamma is a constant. Given the values, m is equals to 10 kg and gamma is equals to 10 kg per second, and gravitational acceleration is 10 meter per second square. So the distance traveled in time t in second is हमें पहले ये देखना है कि इस प्रॉब्लम में हमें क्या निकालना है। इस प्रॉब्लम में हमें जो क्वेश्चन है वो हमें निकालना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी, यानी कि ये जो बॉल है आपकी, यानी ए बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम ए टॉल बिल्डिंग। तो पहले हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि इस प्रॉब्लम ये कह क्या रही है, और हमने ये देख ही लिया है कि हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है बॉल टाइम टी में। देखते हैं अब इस प्रॉब्लम में हमें गिवन क्या है। हमें एक बॉल गिवन है, एक बॉल m है जो कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स में ये डाउनवर्ड्स मूव कर रही है। ओके, सो इस बॉल पे एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो हो गया आपका mg, जो कि हो गया आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस बॉल पे इन्होंने बोला है कि एक डैम्पिंग फोर्स लग रहा है। डैम्पिंग फोर्स आपका इस केस में रेजिस्टेंस होगा, जो कि एयर का रेजिस्टेंस है, जो कि इसको ड्रैग कर रहा है। तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में एक इसका डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, जो कि हमें गिवन है गामा ऑफ v। वहाँ पे माइनस सिंबल बता रहा है कि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे ये दो फोर्स इस पे लग रहे हैं, और जो आपका एक्सीलरेशन हो रहा है वो डाउनवर्ड्स में हो रहा है। तो इस पर अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि एक्सीलरेशन जो आपका इस बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो हो गया आपका सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी इस पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम। तो इस पे फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है, तो एक फोर्स हो गया mg, और एक फोर्स लग रहा है इस पे डैम्पिंग फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस गामा ऑफ v डिवाइड बाई द मास ऑफ द बॉल। तो ये हमारा बन गया न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर हम इस पे लगाएं तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ये हो गया आपका g माइनस गामा बाई m ऑफ v। सो अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखें, क्योंकि हमें फाइनली डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम इस एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ displacement with respect to time d square x divided by dt square is equals to g minus gamma by m, और वेलोसिटी को अगर हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखें तो ये हो गया dx by dt। g, गामा और m की वैल्यू हमें गिवन है। अगर हम इसकी वैल्यू इसमें रख दें तो हमें मिल जाएगा, ये मिलेगा 10 माइनस गामा की वैल्यू भी 10 है, m की वैल्यू भी 10 है, तो ये हो गई 1, तो ये हो गया 10 माइनस dx बाई dt। तो इस इक्वेशन को अगर हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 10। तो गाइज ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो कन्वर्ट हो गई एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमको देगा डिस्प्लेसमेंट, यानी जो कि हमारा आंसर है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी की है हमने, तो हमें आइडिया होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जो है इसके दो सोल्यूशन निकलेंगे। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन होगा वो होगा सबसे पहले आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को अगर हमें लिखना है तो उसके लिए हमको इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा, यानी उसकी अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए,
तो हमें मिल जाएगी, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें d के दो वैल्यूज मिलेंगी, जो कि मिलेगी d इज इक्वल्स टू 0, -1। तो यहाँ से हमको एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो सोल्यूशन है हमारा इसका, यानी x इज इक्वल्स टू c1 e की पावर 0t प्लस c2 e की पावर -1t यानी t। तो जो हमारा इस इक्वेशन का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया वो हो गया आपका, ये हो गया c1 प्लस c2 e की पावर -t। ये हो गया हमारा CF। ओके, अब हमें ये PI निकालना है। ओके, सो PI अगर हमें निकालना है तो PI को हम निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड को हमको सॉल्व करना होगा PI निकालने के लिए, जो कि हो गया 10 डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस टी। तो इस 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1 डिवाइड बाई टी डी प्लस 1 ई की पावर 0 ऑफ टी। तो अगर हम 0 को अगर यहाँ पे रखें अकॉर्डिंग टू मेथड, तो ये हमारी जो फंक्शन है PI ये हमारा अनडिफाइन हो जाएगा, जो कि हम नहीं इसको कर सकते। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू मेथड हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं 10 इंटू टी इंटू 1 ओवर इसका फर्स्ट टाइम जो आपका डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे एक टी फंक्शन आ जाएगा। तो इसका जैसे हम डेरिवेटिव लेंगे अब हमको मिलेगा ये मिल जाएगा हमें, दिस इज हो जाएगा हमारा d प्लस 1 t प्लस, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये देगा 1 इंटू ई की पावर 0t। ओके, सो अब हम इसमें 0 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 0 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमको जो मिलेगा PI वो मिलेगा 10 ऑफ t। तो यानी जो कंप्लीट सोल्यूशन हो गया हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हो गया हमारा द कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। CF हो गया हमारा C1 प्लस C2 e की पावर -t, और प्लस PI हो गया हमारा 10t। तो ये हो गया हमारा y, नहीं यहाँ पे एक्चुअली x है, तो इसको हम y हटा के x कर देते हैं। ये हो गया हमारा जो सोल्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर है उसमें C1 C2 जो इसके कांस्टेंट जो आपके कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यू है, तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको बाउंड्री कंडीशंस लगानी होंगी। बाउंड्री कंडीशन इसमें दिया है कि अगर आपका इनिशियल वैल्यू यानी अगर एट x इज इक्वल्स टू एट t इज इक्वल्स टू 0 टाइम t, यानी जब बॉल एकदम आपकी ऊपर से छूटने वाली है, तब जो आपका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉल है वो भी 0 होगा, और आपकी जो वेलोसिटी है वो भी आपकी उस टाइम पे 0 होगी। तो यहाँ से हमको दो इक्वेशन मिल सकती है, एक तो x t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन का अगर हम एक टाइम डेरिवेटिव लें तो t इज इक्वल्स टू 0, वहाँ पे हमें v इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो यानी t इज इक्वल्स टू 0 पे x हमारा 0 है, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू C1, यहाँ पे t की वैल्यू पे ये दोनों पॉइंट भी 0 होंगे, C1 प्लस C2, यानी यहाँ से मिल रहा है C2 इज इक्वल्स टू -C1। सेम अगर हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लें तो ये हमको देगी dx बाई dt इज इक्वल्स टू C1 हमारा 0 हो जाएगा, माइनस का C2, और t की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये भी चला गया, और प्लस 10। तो यहाँ से अब dx बाई dt यानी हमारा v0 है, तो v0 जैसे ही होगा तो ये पार्ट भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको C2 की वैल्यू मिल गई, जो कि मिल गई वो है 10। ओके, और हम यहाँ से देख चुके हैं C1 इज इक्वल टू हमारा है माइनस का C2, तो C1 की भी वैल्यू हो गई आपकी -10। तो इन 10 और -10 की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो हमारा जो फाइनल सोल्यूशन बन रहा है, यानी फाइनल सोल्यूशन हमारा बन रहा है x इज इक्वल टू C1 की वैल्यू हो गई -10 प्लस C2 की वैल्यू हो गई 10 इंटू ई की पावर -t प्लस 10 ऑफ t। इस 10 को अगर हम कॉमन ले लें तो हमें जो आंसर मिल रहा है ये मिल रहा है t -1 प्लस ई की पावर -t। ये हो गया हमारा आंसर इस प्रॉब्लम का।
देखिए हमारा आंसर किससे मैच कर रहा है। अगर हम इसको मैच कराएं, अगर हम मैच करा के देखें तो ये मिल रहा है हमारा 10t-1 e⁻c, जो कि हमारा आंसर मैच कर रहा है बी से। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये था इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में जरूर हिट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।